हम सब दिन भर में ना जाने कितनी बार कितनों से बात करते हैं, है ना? ये एक ऐसी चीज है जो शायद हमें सबसे ज्यादा इंसान बनाती है। पर क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में, उनके डिटेल्स में हमारे बारे में कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? और ये सवाल ना आज के दौर में और भी ज़रूरी हो जाता है। मतलब हम सब डिजिटली कनेक्टेड तो हैं, शायद पहले से कहीं ज़्यादा। पर क्या हम सच में एक दूसरे से गहराई से जुड़ पा रहे हैं? हमारी बातचीत का असली मकसद क्या है? क्या हम बस खामोशी भरने के लिए बोल रहे हैं या सच में कोई कनेक्शन बना रहे हैं? तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 19वीं सदी में। इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब छिपा है बालकृष्ण भट्ट के एक क्लासिक निबंध में, जिसका नाम है बातचीत। तो आज हम इस निबंध के जरिए बातचीत को 5 अलग-अलग नजरियों से समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये एक तोहफे की तरह कैसे है, फिर बातचीत की कला क्या होती है, असली बातचीत का मतलब क्या है, कब हमारी बातें सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाती हैं, और आखिर में सबसे ऊंची या कह लें कि परम बातचीत क्या है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। भट्ट साहब के हिसाब से बोलने की जो ताकत है ना, हमारी वाक शक्ति, वो सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही खास, एक अनमोल तोहफा है। जरा सोच कर देखिए, अगर हम इंसानों में यह बोलने की ताकत ही ना होती तो ये पूरी दुनिया कितनी शांत, कितनी गूंगी सी लगती है ना। भट्ट कहते हैं कि इसी शक्ति की वजह से ही तो इंसान को बाकी सभी जीवों से ऊपर माना जाता है। हमारी बातें ही तो हैं जो हमें सुख दुख का एहसास कराती हैं, एक दूसरे से जोड़ती हैं। और हाँ, बालकृष्ण भट्ट कोई मामूली लेखक नहीं थे। जैसा कि रामविलास शर्मा ने कहा है, उनकी खासियत ये थी कि वो धर्म और दर्शन जैसे बड़े बड़े विषयों को भी आम जिंदगी यानी सामाजिक विकास की कसौटी पर कसते थे। और यही नजरिया, यही गहरी सोच वो बातचीत जैसी रोजमर्रा की चीज पर भी लागू करते हैं। तो ठीक है, बोलना एक बुनियादी तोहफा है, लेकिन क्या इसे कला, एक आर्ट फॉर्म में बदला जा सकता है? चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां भट्ट हमें यूरोप की एक बहुत ही मजेदार सोच से मिलवाते हैं। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत की कला। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी कला है जहां बात इतने सलीके से, इतनी खूबसूरती से की जाती है कि सुनने वाले के कानों को सुकून मिले, मजा आ जाए। और ये कला काम कैसे करती है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये आमतौर पर विद्वानों की महफिलों में होती है, जिसे वो सहृदय गोष्ठी कहते हैं। मतलब एक ऐसी महफिल जहां सब दिल से जुड़े हों। यहाँ बातचीत का मकसद किसी को नीचा दिखाना या बहस जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सबको इंटेलेक्चुअल प्लेजर यानी एक तरह का बौद्धिक आनंद मिले। इससे ये साफ होता है कि अच्छी बातचीत भी प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। लेकिन ये तो हुई विद्वानों की बात। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असली दिल से की गई बातचीत का क्या? भट्ट का निबंध हमें बताता है कि इसका राज, इसका पूरा सार एक बहुत ही छोटे से डिटेल में छिपा है। और वो डिटेल है कि बातचीत में कितने लोग शामिल हैं। और यही वो पॉइंट है जो दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातें ही असलियत को सामने लाती हैं। मतलब एक बातचीत कितनी गहरी होगी, कितनी सच्ची होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें लोग कितने हैं, 2, 3 या उससे भी ज्यादा। तो फिर वो जादुई नंबर क्या है? निबंध के हिसाब से असली दिल की बातचीत के लिए जो सबसे परफेक्ट संख्या है वो है सिर्फ 2। एडिसन का जिक्र करते हुए भट्ट लिखते हैं कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब असलियत तो तभी बाहर आती है जब सिर्फ 2 लोग हों। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आता है, बात का रंग ढंग ही बदल जाता है। सच्ची गहरी बातचीत की गुंजाइश सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होती है। लेकिन जैसे ही यह जादुई संख्या बदलती है, जैसे ही 2 से 3 होते हैं, बातचीत का पूरा मिजाज ही पलट जाता है। चलिए देखते हैं कि भीड़ यानी ज्यादा लोगों का बातचीत पर क्या असर होता है। जब लोग 3 हो जाते हैं तो बातचीत एक तरह से त्रिकोणीय हो जाती है। बात खुलकर नहीं हो पाती, विचारों का फ्लो रुक सा जाता है। और अगर 4 या उससे ज्यादा लोग हों तब तो पूछिए ही मत, तब बातचीत बस एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, जिसे भट्ट राम रमोल कहते हैं। मतलब बस हाय हेलो और सुनाओ, जिसमें कोई सच्चाई, कोई गहराई नहीं होती। देखिए कैसे सिर्फ 1 या 2 लोगों के जुड़ने से बातचीत का असली मजा ही खत्म हो गया। तो अगर 2 लोगों की बातचीत सबसे अच्छी है और भीड़ की बातचीत सिर्फ एक रस्म है, तो क्या बातचीत का कोई और भी लेवल है, कोई सबसे ऊंचा स्तर? बिल्कुल है। और निबंध का आखिरी हिस्सा हमें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही जरूरी बात बताता है।
भट्ट के अनुसार बातचीत का सबसे ऊंचा, सबसे बेहतरीन रूप वो नहीं है जो हम दूसरों से करते हैं, बल्कि वो है जो इंसान खुद से करता है, अपने आप से बात करना। और ये आखिरी विचार, ये कोट मानो पूरे निबंध का सार है। अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करो जिससे तुम अपनी मर्जी से अपने आप से बात कर सको। यही मोक्ष का परम मार्ग है। मतलब बाहरी शोर शराबे से हटकर अपने अंदर की आवाज को सुनना, यही बातचीत का असली मकसद है। तो अगली बार जब हम किसी से बात करें, चाहे वो एक दोस्त हो या कोई ग्रुप, तो क्यों ना एक पल रुककर सोचें कि उस बातचीत के छोटे छोटे डिटेल्स हमें अपने और दूसरों के बारे में क्या बता रहे हैं। और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम खुद से बात करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए वक्त निकाल रहे हैं? तो आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो 100 साल से भी ज्यादा समय से हम सबके दिलों में बसी हुई है। कहानी का नाम है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी असल में प्रेम, युद्ध और एक ऐसे वचन की कहानी है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। बस एक सवाल, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब क्या तुम्हारी सगाई हो गई? आपको शायद ये एक बहुत ही मामूली सा सवाल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, यही एक सवाल इस पूरी कहानी की धड़कन है। यही वो नींव है जिस पर एक ऐसा वादा खड़ा होता है जो एक सिपाही की जिंदगी का मकसद बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी हमें सीधा ले जाती है पहले विश्व युद्ध के मोर्चे पर। सोचिए, यूरोप की ठंडी कीचड़ से भरी खाइयां, और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो जमादार लहना सिंह से। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यूरोप में लड़ रहे भारतीय सैनिकों के लिए हालात बहुत ही मुश्किल थे। वो सिर्फ दुश्मन की गोलियों से नहीं लड़ रहे थे, नहीं, बल्कि वो उस जमा देने वाली ठंड से भी लड़ रहे थे, उस लगातार होती बारिश से जिसने खाइयों को कीचड़ के दलदल में बदल दिया था। ये शब्द कहानी के एक और सैनिक वजीरा सिंह के हैं, और ये एक लाइन ही काफ़ी है उस जगह की पूरी नाउम्मीदी और सच्चाई को बयान करने के लिए। मतलब वहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला लगभग था ही नहीं। और इसी माहौल के बीच कहानी में एक सस्पेंस आता है। हम देखते हैं कि लहना सिंह अपने अफसर और उनके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। उन्हें अपनी जैकेट दे देता है, खुद कड़ाके की ठंड में कांपता रहता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? ऐसी भी क्या बात है? और इसी क्यों का जवाब जानने के लिए ये कहानी हमें जंग के इस भयानक माहौल से निकालकर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है, पूरे 25 साल पीछे। तो हम पहुंच गए हैं 25 साल पहले के अमृतसर के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में। माहौल एकदम अलग है, और यहीं पर एक 12 साल का लड़का, हमारा लहना सिंह, एक 8 साल की लड़की से टकराता है। उनकी पहली मुलाकात बहुत ही मासूम, चंचल और यादगार थी। लड़का बार बार उससे एक ही सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की हर बार शर्मा के धत कहकर भाग जाती। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, दही खरीदना, दाल खरीदना, यही इस मुलाकात को इतना असली और इतना प्यारा बनाती हैं। ठीक है, तो अब कहानी वापस आज में आती है। पूरे 25 साल बाद लहना सिंह अब एक फौजी है, जमादार बन चुका है। वो जंग पर जा रहा है और रास्ते में अपने अफसर सूबेदार के घर पे रुकता है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सूबेदार की पत्नी यानी सूबेदारनी कोई और नहीं बल्कि अमृतसर के बाजार में मिली वही लड़की है। यही वो पल है जो अतीत और आज को एक धागे में बांध देता है और एक ऐसे वचन की नींव रखता है जो सब कुछ बदल देगा। और फिर वो उससे ये विनती करती है। यही है वो उसने कहा था वाला पल। यही वो वचन है जो लहना सिंह के लिए जंग के मैदान में उसके फर्ज से भी बड़ा मकसद बन जाता है। चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं उन खाइयों की तरफ। लेकिन इस बार हम जानते हैं कि लहना सिंह की हिम्मत के पीछे सिर्फ एक फौजी का फर्ज नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा और निजी वादा है। अब उसका हर कदम उस वचन को पूरा करने की एक कोशिश है। अब देखिए लहना सिंह की समझदारी। वो ना सिर्फ धोखे को पहचानता है बल्कि फौरन एक जवाबी प्लान भी बना लेता है। वो दुश्मन से लड़ते हुए खुद सूबेदार और उसके बेटे के लिए एक ढाल बन जाता है और इसी कोशिश में वो बुरी तरह घायल भी हो जाता है। जंग के उस शोर में गोलियों की आवाज के बीच लहना सिंह के जहन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सूबेदारनी के शब्द। 25 साल पुरानी वो एक मुलाकात आज उसे लड़ने की बेहिसाब ताकत दे रही थी। लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। लहना सिंह खून में लथपथ है,
मौत उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, एक अजीब सा सुकून है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि सूबेदार और बोधा सुरक्षित रहें। और ये हैं उसके आखिरी शब्द। वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसे बस एक ही बात की तसल्ली है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। और फिर कहानी के सबसे भावुक पल में लहना सिंह की जिंदगी का चक्र घूमकर वहीं आकर रुक जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अमृतसर का वही बाजार और वही मासूम सवाल, तेरी कुड़माई हो गई? तो ये थी कहानी। पर सवाल ये है कि आज 100 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद ये कहानी इतनी खास क्यों है? चलिए जरा इसके साहित्यिक महत्व को भी समझते हैं। देखिए, उसने कहा था सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा मोड़ है। जिस तरह से इसमें फ्लैशबैक का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कहानी का अतीत और आज के बीच में आना जाना, वो उस जमाने के लिए बिल्कुल नई बात थी। साथ ही युद्ध का इतना सच्चा और असली चित्रण और प्रेम, कर्तव्य और बलिदान जैसे विषयों की इतनी गहरी समझ इसे हमेशा के लिए अमर बना देती है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छूट जाती है कि एक याद की उम्र कितनी लंबी हो सकती है, और वो याद एक इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। उसने कहा था हमें दिखाती है कि एक छोटी सी मुलाकात की याद भी एक महान बलिदान की वजह बन सकती है। जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक जोशीला क्रांतिकारी, है ना? बंदूक, नारे, देश के लिए जुनून। लेकिन क्या हम उस भगत सिंह को जानते हैं जो एक लेखक थे, एक विचारक थे? आज हम उनके एक्शन से ज्यादा उनके शब्दों में उतरेंगे। उनके लिखे एक लेख और एक बहुत ही पर्सनल खत के जरिए हम उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी विद्यार्थी और राजनीति पर। फिर हम जानेंगे कि उनके लिए क्रांति का सच्चा अर्थ क्या था। इसके बाद हम एक बहुत ही निजी दस्तावेज देखेंगे, सुखदेव के नाम एक पत्र, और इस पत्र से निकलेगा जीवन और मृत्यु का दर्शन। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब बातें आज भी प्रासंगिक क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो आज भी उतना ही बड़ा है जितना भगत सिंह के जमाने में था। क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए? ये जो आप देख रहे हैं ये भगत सिंह के उसी लेख का एक हिस्सा है। देखिए, उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था कि पंजाब के बड़े बड़े नेता कह रहे थे, अरे भाई, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना लिखना है, पॉलिटिक्स से दूर रहो। एक तरह से युवाओं को देश के असल मुद्दों से अलग रखने की पूरी कोशिश चल रहे थे। और भगत सिंह ने ठीक इसी बात पर सवाल उठाया, इसी सोच को चैलेंज किया। तो सवाल एकदम सीधा था, जिसका जवाब भगत सिंह दे रहे थे कि क्या सच में स्टूडेंट्स का काम सिर्फ किताबें पढ़ना है? क्या उन्हें देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए? भगत सिंह का जवाब एक बहुत बड़ा नहीं, बल्कि उनके लिए तो ये सवाल ही अपने आप में गलत था। और उन्होंने अपने जवाब के पीछे बड़े सॉलिड तर्क दिए। पहला कि भाई, पॉलिटिकल नॉलेज के बिना आपकी पढ़ाई ही अधूरी है। दूसरा, अगर आज के नौजवान देश की प्रॉब्लम्स को समझेंगे ही नहीं तो कल उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? उन्होंने दुनिया भर के उदाहरण दिए। देखो, आयरलैंड में, टर्की में, रूस में, हर जगह स्टूडेंट्स आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा थे। तो फिर भारत के स्टूडेंट्स को क्यों पीछे रखा जा रहा है? उनके लिए पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना सिर्फ एक हक नहीं था, ये एक ड्यूटी थी, एक जिम्मेदारी थी। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स के रोल की बात। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, बात करते हैं उस शब्द की जो भगत सिंह से जुड़ा है, क्रांति। लेकिन उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ हंगामा, बम और पिस्तौल नहीं था, बिल्कुल नहीं। भगत सिंह के लिए क्रांति एक सोच थी, एक आइडिया था, एक जुनून। ये कोई एक दिन में होने वाला धमाका नहीं था, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। एक ऐसी लड़ाई जो अन्याय के खिलाफ लड़ी जाती है और जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगता है, बलिदान, तकलीफ, सब कुछ। ये दिमाग और दिल दोनों की लड़ाई थी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये जो संघर्ष है ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ लोग बाकियों की मेहनत का फायदा उठाते रहेंगे। उन्होंने साफ लिखा, हम रहें या न रहें, ये संघर्ष समाप्त नहीं होगा। मतलब क्रांति किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है, ये एक विचार है जो हमेशा जिंदा रहेगा। अच्छा, अब हम एक ऐसे हिस्से पे आ रहे हैं जो बहुत ही पर्सनल है। एक खत जो भगत सिंह ने जेल से अपने सबसे करीबी दोस्त और साथी सुखदेव को लिखा था। ये देखिए, ये उसी खत की शुरुआत है। जरा सोचिए, दो दोस्त, दोनों को पता है कि मौत सामने खड़ी है और वो आपस में बात कर रहे हैं।
इस खत में भगत सिंह लिखते हैं कि कैसे बाहा के हालात ने उनकी सोच को और मजबूत किया है, लेकिन शायद सुखदेव के विचारों में कुछ बदलाव आ रहा था। और वो बदलाव क्या था? देखिए, इस खत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो बहुत ही सीरियस है। ऐसा लगता है कि सुखदेव ने शायद निराशा में सुसाइड यानी आत्महत्या की बात की थी और भगत सिंह ने इस विचार का जबरदस्त विरोध किया। उनके लिए ये तो भागना हुआ, ये कायरता हुई, एक क्रांतिकारी का रास्ता ये नहीं हो सकता। और यहीं से, इसी एक पॉइंट से भगत सिंह की जिंदगी और मौत को लेकर जो फिलॉसफी थी वो खुलकर सामने आती है। वो बताते हैं कि मौत को गले लगाने के 2 तरीके होते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए उन्होंने कैसे समझाया। एक तरफ है आत्महत्या यानी सुसाइड। ये क्या है? ये कमजोरी है, अपनी पर्सनल तकलीफ से भाग जाना है। ये एक स्वार्थी काम है जिसे लोग भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ है बलिदान यानी सैक्रिफाइस। ये क्या है? ये हिम्मत है, एक बड़े मकसद के लिए तकलीफ सहना है। ये दूसरों के लिए किया गया काम है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। उनके खुद के शब्द सुनिए, कितने पावरफुल हैं। वो लिखते हैं, मेरा मानना है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। ये पूर्णतः कायरता का कार्य है। एक क्रांतिकारी को उन सभी कठिनाइयों को सहना पड़ता है जो उसके रास्ते में आती हैं। मतलब साफ था, भागो मत, सामना करो, मौत को गले लगाओ, पर एक मकसद के लिए, एक शान के साथ, हार मानकर नहीं। और सोचिए, जेल की उन अंधेरी कोठरियों में भी उनका दिमाग, उनका दिल रुका नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता नाम की एक कविता का अनुवाद भी किया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो कला और साहित्य की ताकत को भी समझते थे। तो अब आते हैं आज के दौर में। ये सब बातें लगभग 100 साल पुरानी हैं। सवाल ये है कि आज इनका हमारे लिए क्या मतलब है? ये आज भी जरूरी क्यों है? देखिए, भगत सिंह की जो असली विरासत है ना, वो सिर्फ उनके बलिदान में नहीं, बल्कि उनके विचारों में है। उनके लेख, उनके खत, वो हमें चैलेंज करते हैं। वो हमें सिर्फ देशभक्ति के नारे लगाने से आगे बढ़कर सोचने को कहते हैं, सवाल पूछने को कहते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल और पर्सनल जिंदगी को कितने ध्यान से जी रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, भगत सिंह के इन विचारों में से कौन सा विचार आज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? क्या पॉलिटिक्स में नौजवानों के रोल पर उनकी बात, या फिर क्रांति का उनका असली मतलब, या फिर जिंदगी और मौत का वो गहरा फलसफा? जो भी हो, एक बात तो तय है, भगत सिंह के शब्द आज भी हमें जगाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जहां रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें जिंदगी के बहुत बड़े राज खोल देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलयज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन की। देखिए, विजय कुमार की ये बात, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। मलयज के लिए लिखना और जीना ये 2 अलग अलग चीजें थी ही नहीं, बल्कि ये एक ही काम के 2 हिस्से थे। उनकी डायरी सिर्फ तारीखों का हिसाब किताब नहीं, बल्कि उनकी सांसों का एक जीता जागा दस्तावेज है। तो चलिए, सबसे पहले मलयज के इसी अनोखे नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कैसे जीना और लिखना एक ही सिक्के के 2 पहलू बन सकते हैं? जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया और 32 सालों तक अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक लिखते रहे। ये कोई बस शौक की बात नहीं थी, ये तो उनके होने का, उनके जीने का एक तरीका था, उनके वजूद का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो अब सवाल उठता है कि इन पन्नों में ऐसा क्या खास था? मलयज कैसे एकदम आम सी दिखने वाली चीजों में इतने गहरे मतलब खोज लेते थे? और जवाब है ये। यही उनकी सोच का, उनके नजरिए का मूल मंत्र था। वो मानते थे कि बड़ी बड़ी सच्चाइयां असल में छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। क्या हम अपने आसपास की दुनिया को कभी इतनी गहराई से देखते हैं? 18 जून 1957 की ये एंट्री देखिए। एक खेत है, फसल कट चुकी है और उस पर कुछ कौवे बैठे हैं। एक बहुत ही साधारण सा नजारा है ना? शायद हम और आप इसे देखकर बस आगे बढ़ जाते, पर मलयज के लिए ये एक गहरा प्रतीक था। उन्होंने वहां सिर्फ पक्षी नहीं देखे, उन्होंने देखा कि कैसे एक फसल का अंत यानी उसकी कटाई कौओं के लिए एक नई शुरुआत बन गई है, उनके भोजन का जरिया बन गई है। उन्हें यहाँ जीवन का पूरा चक्र दिखाई दिया कि कैसे किसी एक का अंत किसी दूसरे की शुरुआत बनता है। देखिए, एक छोटा सा विवरण जिंदगी के कितने बड़े फलसफे को समझा रहा है। अच्छा, अब कई साल आगे चलते हैं।
एक अलग शहर में। समय बदल गया, जगह बदल गई, लेकिन दुनिया को देखने का मलयज का वो नजरिया वो नहीं बदला। जगह है दिल्ली और तारीख है 30 अगस्त 1976। मलयज एक सेब बेचती हुई लड़की को देखते हैं। अब वो सिर्फ सेब के बिकने को नहीं देख रहे, वो ग्राहक को खुश करने की कोशिश में उस लड़की की आंखों में जो एक ललक है ना, उसे देख रहे हैं। और ये ललक सिर्फ एक सेब बेचने की नहीं है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने की, अपनी एक जगह बनाने की ललक है। एक बार फिर एक छोटी सी डिटेल एक बड़ी मानवीय कहानी कह जाती है। और ये जो उदाहरण हमने देखे, ये हमें मलयज के फलसफे के एक और भी गहरे पहलू की तरफ ले जाते हैं, और वो है रचना और यथार्थ के बीच का रिश्ता। मलयज दो तरह की सच्चाइयों की बात करते हैं। एक है भोगा हुआ यथार्थ, यानी वो दुनिया जो हमें बस मिल गई है, जिसे हम अनुभव करते हैं। और दूसरी है रचा हुआ यथार्थ, वो दुनिया जिसे हम खुद अपने कामों से, अपनी सोच से बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि मलयज कहते हैं, कि हम सिर्फ इस दुनिया को भोगते नहीं हैं, हम इसे रचते भी हैं। हर इंसान उस दुनिया को खुद बनाता है जिसमें वो जीता है। हमारा हर एक काम हमारी दुनिया को एक शक्ल दे रहा होता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य और उसके संसार के बीच का ये रिश्ता आखिर है कैसा? चलिए इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं। तो सार ये है कि जीना ही रचना है, और जब हम कुछ रचते हैं, चाहे वो एक रिश्ता हो, कोई कला हो, या बस एक अच्छा विचार हो, हम दुनिया से जुड़ते हैं। हमारा अकेलापन हमारी इसी रचनात्मकता के जरिए एक जुड़ाव में बदल जाता है। लेकिन इस रचनात्मकता और जुड़ाव के पीछे एक और गहरा सच भी छिपा है, और वो है डर। मलयज अपनी डायरी में इससे भी मुंह नहीं मोड़ते। उनकी डायरी सिर्फ बाहरी दुनिया को देखने का जरिया नहीं थी, बल्कि अपने अंदर बैठे डरों का सामना करने की एक जगह भी थी। वो हर तरह के डर की बात करते हैं। मन के अंदर का डर, खतरनाक बीमारियों का डर, अकेले रह जाने का डर, और तो और अनजाने का डर। ये डायरी उनकी इंसानी कमजोरियों का भी एक बहुत ही ईमानदार दस्तावेज है। और आखिर में वो इस डर का समाधान भी ढूंढते हैं। वो लिखते हैं कि सुरक्षा कहीं भाग जाने में या डायरी के पन्नों में छिप जाने में नहीं है। असली सुरक्षा तो चुनौती का सामना करने में है, उससे लड़ने में, उसे झेलने में है। मलयज की डायरी हमें सिखाती है कि हर जिंदगी में एक कहानी है, हर छोटी से छोटी डिटेल में एक फलसफा छिपा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई अपनी डायरी लिखे तो उसके पन्ने क्या कहेंगे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कौन सी सच्चाइयों को बयां करेगी। कभी सोचा है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसने पहले देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ क्रांति का ऐलान कर दिया? ये कहानी है जयप्रकाश नारायण की। ये हैं जयप्रकाश नारायण। लोग इन्हें प्यार से जेपी कहते थे, और इन्होंने अपने ही देश में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया था। तो सवाल यही है, आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि देश के इस हीरो को, इस नायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? तो जेपी की आवाज में ऐसी क्या बात थी, आखिर क्या ताकत थी कि करोड़ों लोग उनके पीछे हो लिए? चलिए जरा समझते हैं कि कैसे उन्होंने दशकों तक इस देश का भरोसा जीता। देखिए, जेपी का सफर कोई मामूली नहीं था। 1920 के दशक में वो अमेरिका में थे, मार्क्सवाद पढ़ रहे थे। फिर 1932 में भारत वापस आकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। 1942 आते आते वो भारत छोड़ो आंदोलन के एक बड़े हीरो बन चुके थे। और तो और 1952 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाने में भी मदद की। मतलब हर रोल में सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा। और इसी वजह से लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, लोकनायक, मतलब जनता का नेता। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, समझिए, ये लोगों के दिलों में बसा सम्मान था। और इसीलिए जब इस लोकनायक ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा देश कान लगाकर सुनने को तैयार था। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब आज़ादी के जो सुनहरे सपने थे वो टूटते हुए दिख रहे थे। देश में ना एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था। और फिर वो तारीख आई, 5 जून 1974। जगह थी पटना का गांधी मैदान। यहां जेपी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने देश की सियासत का रुख ही मोड़ दिया। सच कहें तो यहीं से वो चिंगारी भड़की जो पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। तो आखिर ऐसी कौन सी परेशानियां थीं, कौन सी समस्याएं थीं जिनसे पूरा देश जूझ रहा था?
जेपी ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में किन मुद्दों पर सरकार को घेरा था? जेपी ने सबसे पहले और सबसे सीधा हमला बोला भ्रष्टाचार पर। उन्होंने साफ साफ कहा कि रिश्वतखोरी ने पूरे सरकारी सिस्टम को दीमक की तरह खा लिया है, अंदर से खोखला कर दिया है। और यह हकीकत थी। उस जमाने में सरकारी दफ्तरों में बिना घूस दिए कोई काम हो जाए, ये सोचना भी मुश्किल था। फिर उन्होंने बात की आम इंसान की, उस आम आदमी की जो हर रोज महंगाई की चक्की में पिस रहा था। कीमतें आसमान पर थीं, भुखमरी बढ़ रही थी और आलम यह था कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी एक जंग लड़ने जैसा हो गया था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जेपी ने देश के नौजवानों के भविष्य पर भी एक गहरी चिंता जताई। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह फेल हो चुका था। इन दोनों चीजों ने मिलकर नौजवानों के सपनों को जैसे एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया था। जेपी ने उस दर्द को अपने भाषण में कुछ इन शब्दों में बयां किया। उन्होंने कहा, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, उनका जीवन नष्ट हो रहा है। सोचिए, इन शब्दों में कितनी गहरी निराशा छिपी है। ये उस वक्त की सच्चाई थी। तो इन सारी समस्याओं के जवाब में जेपी ने सिर्फ छोटे-मोटे सुधार की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी समाधान सामने रखा और उसका नाम था संपूर्ण क्रांति। अब ये संपूर्ण क्रांति क्या थी? देखिए, इसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। वो तो ऐसा होता जैसे किसी बीमार पेड़ की एक टहनी काट दी हो। जेपी तो पूरे जंगल को, मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर लेवल पर। उनकी सोच कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इसे एक नहीं बल्कि 7 क्रांतियों का संगम बताया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। ये असल में एक बिल्कुल नए समाज का ब्लूप्रिंट था। तो साफ है, जेपी का मकसद किसी एक नेता को हटाकर दूसरे को लाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य था इस पूरी सड़ी गली भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसकी जगह पर एक नई, एक साफ सुथरी व्यवस्था बनाना। तो सवाल यह है कि इस क्रांति का हुआ क्या, इसका अंजाम क्या निकला, और आज इतने दशकों बाद इसकी विरासत क्या है, इसकी लेगेसी क्या है, ये आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक मुश्किल सवाल भी खड़ा होता है। क्या जेपी की संपूर्ण क्रांति कामयाब हुई? क्या वो सफल हुई? देखिए, इसका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर हम फौरी नतीजों की बात करें तो हां, इस आंदोलन ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया और सरकार को गिरा भी दिया। लेकिन इसी के जवाब में उस वक्त की सरकार ने देश पर इमरजेंसी लगा दी, एक ऐसा काला दौर जब लोगों के अधिकार छीन लिए गए। पर इसकी जो स्थायी विरासत है ना, वो कहीं ज्यादा बड़ी है। ये आंदोलन आज भी सत्ता के खिलाफ आम जनता के विरोध का सबसे बड़ा सिंबल है और इसने भविष्य के न जाने कितने ही आंदोलनों को प्रेरणा दी। इस महान नेता का असर कितना गहरा था, इसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में क्या खूब बयां किया है। दिनकर जी लिखते हैं, है जयप्रकाश वो नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। ये पंक्तियां जेपी के ऐतिहासिक कद को, उनकी महानता को पूरी तरह से बयां कर देती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था अपने ही लोगों की उम्मीदों को तोड़ देती है, तो एक आवाज में, एक अकेली आवाज में आखिर वो कौन सी ताकत होती है जो एक पूरी की पूरी क्रांति को जन्म दे सकती है। नमस्कार। आज हम हिंदी की प्रगीत कविताओं के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात करने वाले हैं। एक ऐसा तर्क जो इन कविताओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम प्रगीत या लिरिकल कविताओं के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? यही ना कि ये बस कवि के निजी एहसास है। हाँ, ज्यादातर तो यही माना जाता है कि ये कविताएं कवि के अपने मन की दुनिया है, उसकी खुशी, उसका दुख, जिसका बाहर की दुनिया से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये धारणा पूरी तरह सही न हो? क्या हो अगर ये बेहद निजी लगने वाली कविताएं असल में हमारे समाज का ही एक बहुत शक्तिशाली आईना हो? यहाँ पर जो बात रखी जा रही है वो कला के लिए वाली पुरानी सोच को सीधी चुनौती देती है।
ये तर्क कहता है कि कोई भी कला, चाहे वो कितनी भी व्यक्तिगत क्यों न लगे, वो अपने समाज और अपने समय से गहराई से जुड़ी होती है। तो नजरिए में आए इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें उस आलोचक को जानना होगा जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। जी हाँ, ये पूरा विश्लेषण हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में से एक नामवर सिंह के काम पर आधारित है, जिन्होंने प्रगीत कविता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और देखिए, हरिशंकर परसाई ने उनके बारे में क्या खूब कहा है कि नामवर सिंह का विश्लेषण सिर्फ ज्ञान से भरा नहीं होता, बल्कि उसमें एक कलाकार जैसी खूबसूरती और रचनात्मकता भी होती है। ठीक है, अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। चलिए बात करते हैं महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की। इस पूरे तर्क के केंद्र में हैं आत्मपरक कविताएं। आत्मपरक का सीधा सा मतलब है वो कविताएं जो बहुत पर्सनल होती हैं, जो कवि के अपने अनुभवों और भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध की कविताएं जो इतनी पर्सनल लगती हैं, असल में नाटकीय हैं, ड्रामेटिक हैं। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। उनकी कविता सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, वो एक स्टेज बन जाती है जिस पर हमारे समाज के बड़े संघर्षों का नाटक चलता है। कवि का अकेलापन, उसका गुस्सा, उसका अंदरूनी संघर्ष, ये सब कहीं न कहीं समाज के दबावों का ही नतीजा है। तो मुक्तिबोध का ये व्यक्तिगत नाटक हमें कविता के सामाजिक पक्ष के बारे में क्या बताता है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, ये जो नए किस्म का प्रगीत है ना, वो अपने आसपास की दुनिया के साथ एक तनाव से, खिंचाव से पैदा होता है। कवि जब समाज से कटा हुआ महसूस करता है, तब उसकी आवाज और ज्यादा मुखर हो जाती है। इसे समझने के लिए शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवियों का उदाहरण दिया गया है। उनकी एक कविता में एक अकेली अनसुनी आवाज का जिक्र है। अब ये सिर्फ कवि का अकेलापन नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर के समाज की सच्चाई का एक टुकड़ा है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि कवि की अंदरूनी दुनिया कोई अलग थलग जगह नहीं है, उसे बाहर हो रहे सामाजिक और ऐतिहासिक बदलाव ही आकार देते हैं। तो इस तरह इन कविताओं को एक नए नजरिए से पढ़कर नामवर सिंह हमारे सामने उनकी ताकत और उनके मकसद की एक बिल्कुल ही नई तस्वीर रखते हैं। ये पूरा तर्क कैसे सामने आता है? देखिए, ये एक बहुत ही साफ रास्ते पर चलता है। सबसे पहले तो उस आम सोच को चुनौती दी जाती है कि कविता सिर्फ पर्सनल है। फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे कवि की आवाज में समाज का नाटक छिपा है। और आखिर में ये साबित होता है कि पर्सनल कविता भी सामाजिक सच्चाई का एक बहुत ताकतवर दस्तावेज हो सकती है। तो कुल मिला के बात ये है कि एक कवि की अपनी आवाज और समाज की सच्चाई, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शायद जब एक कवि अपने बारे में सबसे ज्यादा ईमानदारी से लिखता है, तो वो अपने समाज के बारे में भी सबसे बड़ा सच बोल रहा होता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम इसी नजरिए से अपने आज के दौर को देखें, तो आज की कौन सी व्यक्तिगत कला, चाहे वो संगीत हो, कोई फिल्म हो या सोशल मीडिया पर लिखी कोई कविता, हमारे समाज की कौन सी छिपी हुई कहानियां हमें बता रही है? सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि कोई नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि अपने साथ सदियों की कहानियों को लेकर बहती है? आज हम बात करेंगे सदानीरा यानी गंडक की, एक ऐसी नदी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। ये बात गंडक की रूह को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। सोचिए, ये नदी एक खाली कैनवस की तरह है, जिस पर इतिहास ने अपने हर रंग से चित्रकारी की है। कहीं जीत की चमक है, तो कहीं शोषण के गहरे दाग। ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक बहता हुआ संग्रहालय है। तो चलिए इस ऐतिहासिक नदी के साथ एक सफर पर चलते हैं। हम इसके पुराने घने जंगलों की खामोशी से शुरू करेंगे, फिर आक्रमणों के शोर से गुजरेंगे, गांधी की क्रांति की लहरों को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये नदी हमें अपनी विरासत के बारे में क्या सिखाती है। आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आज की भीड़-भाड़ वाली दुनिया नहीं है, बल्कि गंडक के किनारे मीलों तक फैले घने जंगल हैं। हवा में जंगली फूलों की महक है और अनगिनत पंछियों और जानवरों की आवाजें गूंज रही हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी।
लेकिन इन रहस्यमयी जंगलों में सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर तो नहीं थे। सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इस धरती को अपना घर बनाया और यहाँ की संस्कृति की नींव रखी। देखिए, इस इलाके की जो सांस्कृतिक बुनावट है ना, उसकी जड़ें इन दो समुदायों में हैं। एक तरफ हैं कलात्मक थारू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान से आए थे, और दूसरी तरफ हैं मेहनती धांगड़, जिन्हें छोटा नागपुर से मजदूर बनाकर लाया गया। इन दोनों के मिलने से ही चंपारण की एक अनोखी पहचान बनी, जहां कला और मेहनत दोनों जमीन से जुड़ गए। लेकिन जंगलों का ये सुकून, ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। गंडक की शांत लहरें बहुत जल्द बाहरी ताकतों के तूफान से टकराने वाली थी। अब ये नदी एक नए और बहुत ही अशांत दौर की गवाह बनने जा रही थी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये असल में बदलाव की वो लहरें हैं जो एक के बाद एक इस जमीन से टकराईं। कर्नाट वंश के राज से लेकर तुगलक की तलवार तक और फिर अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों तक, हर दौर ने इस धरती की किस्मत को बदला और यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक गहरी उथल-पुथल मचा दी। और उस शोषण की सबसे भयानक तस्वीर थी तिनकठिया प्रणाली। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये किसानों की गर्दन पर रखा गया एक ऐसा फंदा था जो उन्हें अपनी ही जमीन पर गुलामों की तरह नील की खेती करने पर मजबूर करता था। देखिए, एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये उस दौर की पूरी क्रूरता और बेबसी को साफ साफ समझा देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अब गंडक की धारा में एक ऐसी लहर उठने वाली थी जो तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि सोच और सच की शक्ति से इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। साल था 1917। एक आम से दिखने वाले किसान राजकुमार शुक्ल की जिद ने इतिहास का पन्ना पलट दिया। उनके बुलावे पर जब गांधी चंपारण पहुंचे तो ये सिर्फ एक इंसान का आना नहीं था, ये उन लाखों दबे कुचले लोगों की उम्मीदों का आना था। पर गांधी जी का मकसद सिर्फ नील की समस्या को सुलझाना नहीं था। उनकी लड़ाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये लड़ाई थी सच्ची आज़ादी की। तो चलिए समझते हैं कि उनके लिए आज़ादी का असली मतलब क्या था। गांधी का ये एक विचार उनकी पूरी सोच को दिखाता है। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों के जाने से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी ज्ञान से, आत्मसम्मान से। उनके लिए शिक्षा डर और अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ने का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार थी। और गांधी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, वो जमीन पर काम करते थे। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफों को खुद समझो, फिर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आश्रम और स्कूल खोलो। ये तरीका सिर्फ मदद देना नहीं था, बल्कि लोगों को इतना सशक्त बनाना था कि वो अपनी मदद खुद कर सकें। तो इस लंबे सफर के बाद इस पूरे इतिहास की विरासत क्या है? आज जब गंडक नदी बहती है तो वो अपने किनारों पर क्या देखती है, क्या बचा है? आज भी गंडक के किनारे इतिहास के कई मूक गवाह खड़े हैं। अशोक के स्तंभ, सदियों पुराने किलों के खंडहर, ये हमें एक तरफ तो याद दिलाते हैं कि हमारा अतीत कितना शानदार था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी आज की हालत इस बात का भी सबूत है कि हम अपनी ही विरासत को कितनी आसानी से भुला देते हैं। सदियां गुजर गईं, साम्राज्य आए और चले गए, क्रांतियां हुईं और शांत हो गईं, लेकिन नदी बस बहती रही। वो यादों की एक खामोश संरक्षक है जिसने हर कहानी को, हर लम्हे को अपने अंदर समेट रखा है। नदी को सब कुछ याद है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या हमें याद है? ये सवाल सिर्फ एक नदी का नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान का सवाल है। क्योंकि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो अक्सर अपना भविष्य भी खो देते हैं।